ओके चलो करंट अफेयर्स का नेक्स्ट टॉपिक पढ़ते हैं, कपास किसान एप्लीकेशन। तो कपास मतलब क्या होता है, कॉटन। ठीक है, तो कॉटन के किसानों के लिए एप्लीकेशन लॉन्च किया है। तो पहला क्वेश्चन आएगा कि किसने बनाया ये एप्लीकेशन। इट इज़ डेवलप बाय कॉटन कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया। कॉटन कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया कौन से मिनिस्ट्री के अंदर आती है, मिनिस्ट्री ऑफ टेक्सटाइल्स। तो इस एप्लीकेशन का ऑब्जेक्टिव क्या है कि कपास किसान वाले जो फार्मर्स है, मतलब कॉटन ग्रो करने वाले फार्मर्स, ये एमएसपी पे अपना प्रोड्यूस बेच सके, इसलिए सो टू फैसिलिटेट द सीमलेस प्रोक्योरमेंट ऑफ कॉटन अंडर द एमएसपी फॉर फार्मर्स, प्रोटेक्टिंग देम फ्रॉम एनी डिस्ट्रेस सेल। तो एग्जाम में ये पूछ सकता है प्रीलिम्स एज वेल एज मेंस में कि कपास किसान एप्लीकेशन किसने डेवलप किया है, बट मेंस के लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट है हमारा एमएसपी वाला रेजिमी। तो एमएसपी, प्रोक्योरमेंट प्राइस, इशू प्राइस एज वेल एज सब्सिडी मैकेनिज्म, ये पूरा एंटायर मैकेनिज्म क्या है, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर फेज़ 1 एज वेल एज फेज़ 2। क्योंकि नाबार्ड में फेज़ 2 में एग्ज़ाम में क्वेश्चन आया था रिव्यू एमएसपी, दैट्स इट फॉर 15 मार्क्स, और आई थिंक इसी क्वेश्चन से मैं इंटरव्यू के लिए क्वालिफाई भी हुआ था। सो दिस सिस्टम इज़ द फाइनेंशियल बैकबोन ऑफ द इंडियाज पीडीएस, पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, जहाँ पे 1 रुपीज़, 2 रुपीज़, 3 रुपीज़ पर केजी के हिसाब से अनाज मिलता है बेनिफिशियरी को अंडर द नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट। ये चीज़ हम बाद में पढ़ेंगे कभी भी। तो यहाँ पे हम थोड़ा की एंटिटीज़ और उनके रोल देखते हैं। तो यहाँ पे एंटिटीज़ कौन आएगी, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, उसके बाद फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया और स्टेट गवर्नमेंट्स। अभी इनके रोल्स क्या हैं ये देख लेते हैं। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया क्या है, इसका रोल है पेयर का और पॉलिसी मेकर का, मतलब ये इट अनाउंसेस एमएसपी, उसके बाद इशू प्राइस डिसाइड करता है और एफसीआई को रीइंबर्स करता है फॉर इट्स लॉसेस। ये चीज़ें कैसे होती है, क्या रोल प्ले आउट करती है, ये नीचे हम देखेंगे। उसके बाद नेक्स्ट वाली एंटिटी है फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया। इट इज़ एन ऑपरेशनल आर्म। ये क्या करता है, ये बेसिकली यहाँ पे और यहाँ पे ये लिंक कनेक्ट करता है। देखते हैं कैसे। इट प्रोक्यूर्स फूड ग्रेन्स फ्रॉम द फार्मर्स एट द एमएसपी, स्टोर्स देम एंड डिस्ट्रीब्यूट्स देम टू द स्टेट एट ए हाईली सब्सिडाइज प्राइस, जिसको हम इशू प्राइस बोलेंगे। और स्टेट गवर्नमेंट का काम क्या होता है, दे आर द डिस्ट्रीब्यूटर्स। सो दे रिसीव ग्रेन फ्रॉम द एफसीआई, दे डिस्ट्रीब्यूट देम टू बेनिफिशियरी थ्रू राशन शॉप, जिसको हम पीडीएस बोलते हैं, या फिर फेयर प्राइस शॉप्स, राशन शॉप से वो बेनिफिशियरी तक पहुंचाने का काम करते हैं। सो दिस इज अ की एंटिटीज एंड देयर रोल। अभी हम थोड़ा प्राइसेस के बारे में देख लेते हैं। एडमिनिस्ट्रेटिव प्राइसेस, पहला है एमएसपी, मिनिमम सपोर्ट प्राइस। सो इसका डेफिनेशन देख लेते हैं। इट इज़ अ प्री अनाउंस्ड guaranteed price at which FCI and other state agencies purchase crops from the farmers. So basically farmers को क्या ग्रो करना या फिर क्या ग्रो करने से फ़ायदा होगा, ये पहले ही अनाउंस की जाती है। दैट इज़ वाई इट इज़ प्री अनाउंस्ड, और एक गारंटीड प्राइस रहती है। मतलब फॉर एग्जांपल गवर्नमेंट ने इशू कर दिया कि वीट के लिए 2350 पर क्विंटल इज़ एन एमएसपी, तो इसके नीचे वो खरीद नहीं सकते, मतलब इसके ऊपर या फिर यही वाली प्राइस उनको यही प्राइस पे अनाज उनको खरीदना पड़ेगा। सो ये कौन सेट करता है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया थ्रू कैबिनेट कमेटी ऑन इकोनॉमिक अफेयर्स। मतलब इनको अनाउंस करने का काम करती है कैबिनेट कमेटी ऑन इकोनॉमिक अफेयर्स हेडेड बाय प्राइम मिनिस्टर। लेकिन प्राइस क्या रहेगा, ये कौन डिसाइड करता है या फिर ये कौन रेकमेंड करता है, तो दैट इज सीएसीपी, कमीशन फॉर एग्रीकल्चर कॉस्ट एंड प्राइजेस। सो सीएसीपी वाली चीज़ें हम नीचे देखेंगे थोड़ा। पर्पस क्या होता है, टू इंश्योर रेम्यूनरेटिव प्राइसेस फॉर द फार्मर्स एंड इंसेंटिवाइज प्रोडक्शन, मतलब फार्मर्स को भी लॉस ना हो और प्रोडक्शन भी इंसेंटिवाइज हो जाए, ताकि हमारे पास बफर स्टॉक रहे इन केस ऑफ एनी इमरजेंसी, फॉर एग्जांपल लाइक कोविड इमरजेंसी। तो एग्जांपल यहाँ दिया है कि गवर्नमेंट अनाउंसेस दैट इट विल बाय व्हीट एट ₹2350 पर क्विंटल फॉर ईयर 2024-25। सो व्हीट के लिए एमएसपी लॉन्च किया था उन्होंने 2350 पर क्विंटल। ओके, सो दैट इज ऑल अबाउट द मिनिमम सपोर्ट प्राइस। इसका डिटेल वर्जन हम थोड़ा नीचे देखेंगे। नेक्स्ट है प्रोक्योरमेंट प्राइस। तो गवर्नमेंट ने तो अनाउंस कर दिया कि एमएसपी के नीचे हम खरीदेंगे नहीं, तो फार्मर्स को भी एक अश्योरेंस मिल गया, ठीक है ये वाली चीज़ें ग्रो कर लेते हैं। फॉर एग्जांपल राइस हो गया, व्हीट हो गया, मेज हो गया वगैरह। अभी है टाइम खरीदने का। सो जिस प्राइस पे खरीदा जाता है उसको बोलेंगे प्रोक्योरमेंट प्राइस। खरीदी कौन करता है, गवर्नमेंट की एजेंसी जैसे कि एफसीआई, फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया। सो इट इज़ द प्राइस एट विच एफसीआई लाइक एजेंसीज प्रोक्योर ग्रेन्स फ्रॉम द फार्मर्स एंड यूजुअली इट इज़ हायर देन एमएसपी। सो ये वाला बेसिकली फॉर्मूला है, प्रोक्योरमेंट प्राइस इज ग्रेटर देन और इक्वल टू एमएसपी। वो एमएसपी के इक्वल भी हो सकता है या फिर उसके ऊपर भी हो सकता है। नॉर्मली ये ज़्यादा ही रहता है, लेकिन एमएसपी एक गारंटीड प्राइस होती है, तो उसके नीचे तो खरीद नहीं सकते। सो प्रोक्योरमेंट प्राइस कैन नेवर बी लेस देन एमएसपी। लेकिन एफसीआई को और कुछ ज़्यादा कॉस्ट बर्डन करना पड़ता है। फॉर एग्जांपल उसे क्या कहा जाता है, इकोनॉमिक कॉस्ट ऑफ एफसीआई। सो इट इज़ द टोटल कॉस्ट इनकर्ड बाय एफसीआई टू एक्वायर एंड हैंडल 1 क्विंटल ऑफ ए
ग्रेन इट इज़ मच हायर देन एमएसपी। फॉर एग्जांपल एफसीआई क्या करती है, खरीदते हैं अनाज किस पे, एमएसपी पे। तो उसको खरीदना है, उसके बाद उसको स्टोर करना है, उसके लिए ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट लगेगा, बराबर। तो ये प्रोक्योरमेंट इंसिडेंटल्स आएंगे। स्टोरेज कॉस्ट लगेगा, जैसे गोडाउन्स बनाना हो गया या फिर उसको रेंट देना हो गया, कोल्ड स्टोरेज फैसिलिटीज़ होगी प्रिजर्वेशन वाली, या फिर अगर कुछ भी लॉसेस आते हैं वेस्टेज वाले, ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट हो गया, उसको बियर करना पड़ेगा। फॉर एग्जाम्पल कोई लोन लिया होगा किसी बैंक से तो इंटरेस्ट कॉस्ट भी होगा, और ओवरहेड कॉस्ट जैसे फॉर एग्जांपल एडमिन वाले कॉस्ट, इलेक्ट्रिसिटी बिल लगेगा, साफ सफाई वाला या फिर सैलरी वाली चीज़ें, ये सभी कॉस्ट एफसीआई बियर करता है। सो बेसिकली एफसीआई इज़ ए नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन। तो इकोनॉमिक कॉस्ट ऑफ एफसीआई क्या पड़ेगा, इट इज़ ग्रेटर दैन इक्वल टू एमएसपी प्लस अदर इंसिडेंटल कॉस्ट। और इंसिडेंटल कॉस्ट क्या होता है ये हमने पढ़ लिया। सो एक एग्जांपल के थ्रू ये चीज़ें समझ लेते हैं। सो वी विल टेक एग्जांपल ऑफ वीट। जैसे हमने ऊपर देखा था कि वीट का एमएसपी क्या अनाउंस किया था, 2350। अभी एफसीआई को ये तो प्राइस देना ही है फार्मर्स को, उसके बाद प्रोक्योरमेंट इंसिडेंटल फॉर एग्जाम्पल समझिए कि 150 रुपीज़ का उसको और खर्चा आया। स्टोरेज कॉस्ट 300 रुपीज़ पर क्विंटल। ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट यहाँ पे ड्राइवर पेट्रोल फ्यूल वाली चीज़ें आ गई तो 200 रुपीज़ यहाँ पे खर्च हो गए। इंटरेस्ट कॉस्ट में 100 रुपये खर्च हो गए, और कोई एडमिन वाली कॉस्ट हो गई यहाँ पे 50 रुपीज़ खर्च हो गए। तो बेसिकली इनको ऐड करके टोटल कॉस्ट बियर बाय एफसीआई इज 3150, एंड दिस 3150 इज मोर देन एमएसपी 23500. So this 3150 per quintal is a true cost to the FCI, and this is the price government must ultimately cover. ठीक है, तो एमएसपी और प्रोक्योरमेंट प्राइस, उसके बाद इकोनॉमिक कॉस्ट ऑफ एफसीआई, ये चीज़ें हमने देख ली। अभी करते इश्यू प्राइस। तो एफसीआई ने अनाज तो खरीद लिया, उसने स्टोर भी कर लिया खुद के खर्चे के ऊपर, अभी उसको राशन शॉप्स में डिस्ट्रीब्यूट करना है। तो ये डायरेक्टली डिस्ट्रीब्यूट नहीं करता, ये स्टेट गवर्नमेंट के थ्रू डिस्ट्रीब्यूट करता है। लेकिन किस प्राइस पे स्टेट गवर्नमेंट को देगा ये, तो सब्सिडाइज प्राइस गिरी, दैट इज वाई इट इज कॉल्ड एज इशू प्राइस। सो डेफिनेशन क्या है इसका, इट इज ए हाईली सब्सिडाइज प्राइस एट विच एफसीआई सेल्स फूड ग्रेन्स टू द स्टेट गवर्नमेंट्स फॉर डिस्ट्रीब्यूशन अंडर द नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट और पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम। सो ये हाईली सब्सिडाइज प्राइस रहता है। कौन सेट करता है, इसे भी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ही सेट करती है, एंड इट इज़ अ पॉलिटिकल डिसीजन। बेसिकली एंटायर इलेक्शन डिपेंड्स ऑन फूड सब्सिडीज, एंड इट इज़ केप अनचेंज फॉर ईयर्स टू प्रोटेक्ट द पुअर। फॉर एग्जाम्पल 1 रुपीज़ kg, 2 रुपीज़ kg, या फिर 3 रुपीज़ kg, ठीक है, या फिर 100 रुपीज़ पर क्विंटल, 200 रुपीज़ पर क्विंटल, या फिर 300 रुपीज़ पर क्विंटल के भाव से अनाज बेचा जा सकता है इसको बेनिफिशियरी को थ्रू पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम शॉप्स, या फिर फेयर प्राइस शॉप्स, या फिर राशन शॉप्स। तो इसका पर्पस क्या रहता है, टू प्रोवाइड फूड सिक्योरिटी टू नियर अबाउट 80 करोड़ बेनिफिशियरीज। नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट के अंतर्गत 2/3 ऑफ पॉपुलेशन, मतलब 67% ऑफ पॉपुलेशन इज कवर्ड बाय इशू प्राइस। यहाँ पे एग्जांपल देखिए कि सेंट्रल इशू प्राइस फॉर द वीट हैज़ बीन 2 रुपीज़ पर kg, या फिर 200 रुपया पर क्विंटल, एंड राइस की होती है 3 रुपीज़ पर kg फॉर मेन ईयर्स। फिर पल्सेस का भी कुछ रहेगा 1 रुपीज़ पर kg काइंड ऑफ थिंग। ये नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट के अंतर्गत हम थोड़ा डिटेल में देखेंगे, लेकिन ये बाद में पढ़ेंगे। तो हमने 3 प्राइजेस पढ़ लिए। पहला है कि एमएसपी मिनिमम सपोर्ट प्राइस, उसके बाद है प्रोक्योरमेंट प्राइस, इकोनॉमिक कॉस्ट ऑफ एफसीआई भी देखा था हमने, और फाइनली इशू प्राइस भी देखा था हमने, या फिर सेंट्रल इशू प्राइस। नाउ अभी हमने देखा था कि एफसीआई को खर्चा पड़ा था 3150 के आसपास, और एफसीआई कितने रुपए में बेच रहा है ये अनाज, 100 रुपीज़, या फिर 200 रुपीज़, या फिर 300 रुपीज़। हम यहाँ पे वेट के लिए कंसिडर करते हैं, सो वी विल कंसिडर 200 रुपीज़। तो 3150 उसकी कॉस्ट हो गई, 200 रुपये में वो बेच रहा है। तो इसका जो डिफरेंस आएगा, ठीक है, यहाँ पे 5, यहाँ पे 28, सो 2850 का यहाँ पे नुकसान या फिर लॉस हो रहा है। सो ये जो लॉस बियर किया जाता है दैट इज़ थ्रू गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, इसे ही हम बोलते हैं फूड सब्सिडी। तो नॉर्मली आपको जो बजट में सब्सिडी देगा कि इतने लाख करोड़, फॉर एग्जांपल मोर देन 2 लाख करोड़ हैज़ बीन असाइन फॉर फूड सब्सिडी, सो ये वाली वो सब्सिडी होती है। सो फूड सब्सिडी इज बेसिकली पैसा दिया जाता है फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया को एमएसपी अच्छे से इंप्लीमेंट करने के लिए, एज वेल एज नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट को बेनिफिशियरी तक पहुंचाने के लिए। मैंने पहले ही बोला था कि एफसीआई इज़ अ नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन, वो प्रॉफिट के लिए नहीं काम करती। सो ये देखते हैं हम सब्सिडी या फिर फूड सब्सिडी बिल। सो दिस इज अ कोर फाइनेंशियल फ्लो फ्रॉम गवर्नमेंट ऑफ इंडिया टू एफसीआई। इट इज़ अ डिफरेंस बिटवीन व्हाट एफसीआई स्पेंड्स, एफसीआई का क्या खर्चा है, और व्हाट इट अर्न्स। सो यही एक फॉर्मूला है, सब्सिडी इक्वल्स टू इकोनॉमिक कॉस्ट एंड इशू प्राइस। इकोनॉमिक कॉस्ट कितना आया था हमारा वीट के लिए 3150, और इशू प्राइस कितना आया था 200 रुपये। सो ये सब्सिडी कितना देना पड़ेगा उसको, 2850 का सब्सिडी देना पड़ेगा, और ये रहेगा पर क्विंटल, मतलब पर 100 kgs। ऐसा कितना तो भी टन एफसीआई अनाज प्रोक्योर करती है, इसीलिए सब्सिडी लाख करोड़ रुपीस में होती है।
तो यही कैलकुलेशन एग्जांपल नीचे दिया गया है। इकोनॉमिक कॉस्ट मतलब एफसीआई की कॉस्ट लगी थी 3150 और इश्यू प्राइस हुआ था 200 रुपीज़। सो ऐसे करके सब्सिडी आएगा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से, वो आएगा 2950। सॉरी, मैंने ऊपर 2850 बोला था, कैलकुलेशन में मिस्टेक हुआ है, ठीक है। तो 2950 के आसपास ये बियर होता है कि दिस मीन्स फॉर एवरी क्विंटल ऑफ वेट डिस्ट्रीब्यूटेड थ्रू पीडीएस गवर्नमेंट ऑफ इंडिया पेज एफसीआई सब्सिडी ऑफ ₹2950। द बेनिफिशियरी पेज ओनली 200 रुपीज़ पर क्विंटल। अभी थोड़ा समरी देख लेते हैं। बेसिकली फाइनेंशियल बर्डन ऑन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। सो सब्सिडी इज़ बेसिकली बर्डन, लेकिन वो फूड सिक्योरिटी के लिए इंपॉर्टेंट भी है। सो टोटल फूड सब्सिडी बिल कैसे कैलकुलेट किया जाता है? टोटल सब्सिडी इक्वल्स टू वॉल्यूम ऑफ ग्रेन डिस्ट्रीब्यूटेड इनटू सब्सिडी पर क्विंटल, और इसीलिए नियर अबाउट 2 to 2.8 लाख करोड़ का एनुअल सब्सिडी बिल गवर्नमेंट का होता है, जो बजट में अनाउंस किया जाता है। बजट में और चीज़ें होती है सब्सिडी की, जैसे फॉर एग्जांपल ये तो फूड सब्सिडी हो गई, ऐसे ही एक फर्टिलाइजर सब्सिडी भी होती है, एज वेल एज फ्यूल सब्सिडी, बेसिकली केरोसिन एटसेट्रा वाली जो सब्सिडी होती है वो वाली। सो वाई इट इज़ हाई? बिकॉज द मैसिव गैप बिटवीन द राइजिंग इकोनॉमिक कॉस्ट एंड द स्टैटिक इशू प्राइस, ये डिफरेंस बहुत ज़्यादा हाई है। तो एफसीआई का रोल क्या है यहाँ पे? बेसिकली डिस्ट्रीब्यूशन करने का। दैट इज एफसीआई इज बेसिकली ऑपरेशनल आर्म होती है। इट ऑपरेट्स ऑन अ नो प्रॉफिट नो लॉस बेसिस विद इट्स लॉसेस रीइंबर्स्ड बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। यहाँ पे एक चार्ट दिया है, यहाँ पे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है, फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया है, एज वेल एज वी हैव स्टेट गवर्नमेंट्स। तो इन तीनों के रोल क्या है वो देख लेते हैं। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया क्या करता है? एमएसपी को अनाउंस करता है, इशू प्राइस को भी अनाउंस करता है। एमएसपी कितना किया था? फॉर एग्जांपल 2350। इशू प्राइस चलता है 1 रुपीज़ kg, 2 रुपीज़ kg, 3 रुपीज़ kg। क्विंटल में करोगे तो मल्टीप्लाई बाय 100। तो यहाँ से एमएसपी इशू प्राइस अनाउंस किया, उसके बाद एफसीआई क्या करेगा? इट विल प्रोक्यूर फ्रॉम फार्मर्स एट एमएसपी। इट विल ऐड इट्स ओन कॉस्ट, इंसिडेंटल कॉस्ट हो गया, स्टोरेज कॉस्ट या फिर ट्रांसपोर्ट कॉस्ट, और ऐसे करके आ जाएगा हमारे पास इकोनॉमिक कॉस्ट ऑफ एफसीआई। एंड इट विल सेल ग्रेन्स टू द स्टेट्स एट ए सेंट्रल इश्यू प्राइस, मतलब सस्ते में। और फाइनली स्टेट गवर्नमेंट के पास वो आना जाएगा, वो जाएगा फेयर प्राइस शॉप्स या फिर राशन शॉप में, पीडीएस शॉप्स में, और फाइनली दैट विल गो टू बेनिफिशियरीज अंडर नेशनल फूड सिक्योरिटी एट कार्ड होल्डर्स। और यहाँ पे जो नुकसान वाला काम हो गया, ये सब्सिडी कवर किया जाएगा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया थ्रू, इसलिए यहाँ पे लिखा है रिलीजेस फूड सब्सिडी टू एफसीआई। सो दिस इज़ ऑल अबाउट द एडमिनिस्ट्रेटिव प्राइस मैकेनिज्म, जहाँ पे हमने पढ़ा है मिनिमम सपोर्ट प्राइस क्या होता है, उसके बाद प्रोक्योरमेंट प्राइस क्या होता है, उसके बाद इकोनॉमिक कॉस्ट ऑफ एफसीआई क्या होता है, उसके बाद सेंट्रल इशू प्राइस क्या होती है, एंड फाइनली सब्सिडी बर्डन या फिर सब्सिडी बिल ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, ये क्या होता है। तो बजट में अगर फूड सब्सिडी वाला टॉपिक आएगा तो नाउ यू आर वेल प्रिपेयर्ड। ठीक है, जैसे हमने ऊपर देखा था कि दैट वी विल लर्न मोर अबाउट मिनिमम सपोर्ट प्राइजेस, तो थोड़ा वो चीज़ें हम देख लेते हैं। तो मैंने आपको बोला था मिनिमम सपोर्ट प्राइजेस कब अनाउंस की जाती है? बिफोर सोविंग सीजन। ये क्या होती है? ये गारंटीड या फिर अश्योर्ड प्राइस होती है। किसके लिए? फार्मर्स के लिए। क्यों होती है? ताकि फार्मर्स डिस्ट्रेस सेल ना करे और उसको बेसिकली उसने जो अनाज ग्रो किया था उसका एक अच्छा फेयर प्राइस मिले। सो इट सर्व एज एन एग्रीकल्चर सेफ्टी नेट या फिर प्राइस पॉलिसी इंस्ट्रूमेंट। अभी एमएसपी कैलकुलेट कैसे किया जाता है? हमने देखा था कि एमएसपी अनाउंस करने का काम तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया करती है थ्रू कैबिनेट कमेटी ऑन इकोनॉमिक अफेयर, जिसके हेड होते हैं प्राइम मिनिस्टर। लेकिन ये कैलकुलेट करने का काम करता है तो सीएसीपी मतलब क्या होता है? कमीशन फॉर एग्रीकल्चर कॉस्ट एंड प्राइजेस। तो एमएसपी इज डिटरमाइंड बाय सीएसीपी बेस्ड ऑन फॉलोइंग कॉस्ट फार्मूलाज। तो फार्मूलाज देख लेते हैं। 3 टाइप्स ऑफ फार्मूलाज है कॉस्ट टाइप, A2 प्लस FL और C2। तो A2 वाला देख लेते हैं। A2 इज़ बेसिकली एक्चुअल पेड आउट कॉस्ट, मतलब कोई अनाज उगाने के लिए एग्जैक्टली क्या खर्चा लगता है। जैसे फॉर एग्जांपल अनाज उगाने के लिए उसका सीड्स चाहिए, हमें फर्टिलाइज़र चाहिए होगा, पेस्टिसाइड चाहिए होगा, हायर्ड लेबर हो गया, वाटर हो गया, इरिगेशन फैसिलिटीज़ या फिर फार्म मैकेनाइजेशन वाली चीज़ें। सो ये सब चीज़ें हम ऐड करेंगे तो हमको एक बेसिकली इनपुट कॉस्ट मिलेगी। दैट इनपुट कॉस्ट इज़ बेसिकली A2। उसके बाद दूसरा वाला फॉर्मूला है हमारे पास A2 प्लस FL मतलब फैमिली लेबर। जैसे फॉर एग्जांपल A2 में तो हमने देखा क्या क्या ऐड है, दैट इज़ इनपुट कॉस्ट। लेकिन अगर मेरी खुद की खेती है तो मैं उस पर भी काम कर रहा हूँ, तो मुझे तो मेरी सैलरी या फिर मेरा रेंट मिल नहीं रहा है या फिर मेरा वेज मिल नहीं रहा है, और मैं अकेले काम नहीं कर रहा हूँ, मेरी फैमिली भी वहाँ पे काम कर रही है। फॉर एग्जांपल अगर 4 मेंबर हैं तो उनकी कॉस्ट भी यहाँ पे ऐड करेंगे। ठीक है, फॉर एग्जांपल डेली वेजेस वाली मल्टीप्लाई बाय दैट सीजन। सो A2 कॉस्ट यहाँ पे ऐड होगी प्लस इम्प्यूटेड वैल्यू ऑफ फैमिली लेबर। यहाँ पे जो
इम्प्यूटेड वैल्यू, ठीक है, किसकी, फैमिली लेबर की, वो कंसिडर की नहीं गई थी, वो अभी कंसिडर की जाएगी। सो दैट इज A2+FL फार्मूला। और फाइनली आता है C2। फॉर एग्जाम्पल C2 में क्या आएगा, A2+FL। ये तो ऊपर वाली चीज़ें है ही, इसमें और क्या चीज़ें आती है। फॉर एग्जाम्पल मेरे पास खेती नहीं है, मेरे पास ज़मीन नहीं है, तो मैं एज ए टेनेंट फार्मर करके काम करूँगा, मतलब किसी और की ज़मीन भाड़े पे लूँगा, उसको रेंट दूंगा, तो दैट भाड़ा, दैट रेंट शुड ऑल्सो बी इंक्लूडेड। सो वो C2 कॉस्ट में होता है। सो C2 इज बेसिकली A2+FL प्लस इम्प्यूटेड रेंट एंड इंटरेस्ट ऑन ओन कैपिटल एंड लैंड। तो ये 3 प्रकार के फॉर्मूलेज होते हैं। तो ये कौन डिसाइड करता है या फिर डिटरमाइन करता है, कमीशन फॉर एग्रीकल्चर कॉस्ट एंड प्राइजेस। तो हम थोड़ा CACP के बारे में देख लेते हैं कि कमीशन फॉर एग्रीकल्चर कॉस्ट एंड प्राइजेस कब बना था, कैसे बना था। तो 1955 में सबसे पहले फूड इंक्वायरी कमेटी बैठी थी अंडर द चेयरमैनशिप ऑफ अशोक मेहता, ठीक है। ये उतनी काम की कमेटी नहीं है, बस थोड़ा सा याद रखने कीजिए कि 1951 में कुछ बना था, लेकिन ये इंपॉर्टेंट कि 1965, ठीक है, द ईयर पंडित जी डाइड, नेहरू जी डाइड, याद रखना। 1964 में एक फूड ग्रेन प्राइसेस कमेटी बनी थी, ठीक है, अंडर द चेयरमैनशिप ऑफ LK झा। तो LK झा कमेटी ने कुछ रिकमेंडेशन दी, उस रिकमेंडेशन के अकॉर्डिंग 1 जनवरी 1965 को APC वॉज फॉर्म्ड। APC मतलब एग्रीकल्चर प्राइसेस कमीशन, मतलब उसका काम रहेगा राइस और वीट की प्राइसेस क्या रहेगी। और सेकंड रिकमेंडेशन के अकॉर्डिंग 1965 में और एक एजेंसी फॉर्म हुई जिसका नाम है फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया। सो LK झा कमेटी इज़ इंपॉर्टेंट बिकॉज उनके रिकमेंडेशन के बेसिस पे ही APC और FCI बनी है। APC क्या है, एग्रीकल्चर प्राइसेस कमीशन। इनके पहले चेयरमैन थे प्रोफेसर दांतवाला। उसके बाद इसी को 1985 में रीनेम करके CACP बोल दिया, कमीशन फॉर एग्रीकल्चर कॉस्ट एंड प्राइजेस। तो याद रखना कि CACP के पहले कौन सी बॉडी थी, APC, एग्रीकल्चर प्राइसेस कमीशन। उनके पहले चेयरमैन कौन थे, प्रोफेसर दांतवाला। APC बेसिकली लिमिटेड थी फॉर पर्टिकुलर क्रॉप्स। CACP का कवरेज थोड़ा ज़्यादा बढ़ा दिया है। अभी वो कितने क्रॉप्स के लिए बढ़ा दिया है, तो हम वो नीचे देखेंगे, 23 क्रॉप्स के लिए। सो हमने 3 टाइप्स के कॉस्ट टाइप देखे थे, A2 हो गया, उसके बाद A2+FL और थर्ड हो गया C2 कॉस्ट। तो गवर्नमेंट क्या कंसिडर करती है, गवर्नमेंट डज नॉट कंसिडर दिस कॉस्ट। अगर ये कॉस्ट रहेगी तो MSP थोड़ा ज़्यादा रहेगा। सो गवर्नमेंट कंसिडर्स MSP इक्वल टू 1.5 टाइम्स ऑफ A2+FL, मतलब ये जो इनपुट कॉस्ट आ गई उनको आप 1.5 से मल्टीप्लाई करिए। किसने रिकमेंड किया था, बाय स्वामीनाथन कमेटी। सो इसके बेसिस पे MSP डिसाइड होती है। कौन डिसाइड करता है, CACP। उसके बाद कौन अनाउंस करता है, तो कैबिनेट कमेटी ऑन इकोनॉमिक अफेयर्स। इसके ऊपर क्वेश्चन आया है UPSC एज वेल एज स्टेट PCS एज वेल एज एनी अदर एग्जाम्स लाइक नाबार्ड, RBI एट्सेट्रा। तो हमने देखा था कि CACP अनाउंस करती है, CACP रिकमेंड करती है MSP। सो व्हाट आर द क्रॉप्स कवर अंडर द MSP। सो MSP इज अनाउंस फॉर 23 क्रॉप्स अक्रॉस फॉलोइंग कैटेगरीज। सो इसको याद रखना है आपको, 75, 74, 75, 74। इसमें से 7 क्रॉप्स क्या है, सीरियल क्रॉप्स। 5 फॉर पल्सेस, ठीक है, पल्सेस 5 क्रॉप्स। 7 अगर ऑयल सीड वाले जो क्रॉप्स होते हैं वो, और 4 क्या हो गए, कमर्शियल क्रॉप्स, ठीक है, याद रखना 75, 74। सो सीरियल क्रॉप्स, पल्सेस क्रॉप, ऑयल सीड क्रॉप्स, कमर्शियल क्रॉप। अभी UPSC ने भी क्वेश्चन पूछा था, फॉर एग्जांपल यहाँ पे क्रॉप्स के नेम दिए थे और पूछा था कि विच ऑफ द फॉलोइंग क्रॉप इज नॉट कवर्ड MSP, ठीक है, नियर अबाउट 6 क्रॉप्स वेर देयर। तो ये भी याद रखना है, ये RBI नाबार्ड भी पूछ सकता है। तो हमारे यहाँ पे सीरियल कितने हैं, 7 क्रॉप्स। कौन से आएंगे, पैडी, व्हीट, मेज़, बार्ले, जवार, बाजरा, रागी, ठीक है। सो 7 राग्स, पैडी, व्हीट, मेज़, बार्ले, जवार, बाजरा, रागी। बाजरा इज ऑल्सो नोन एज पर्ल मिलेट, और रागी को क्या बोलेंगे, नाचनी या फिर फिंगर मिलेट। तो एग्जाम में आपको रागी के अलावा फिंगर मिलेट भी दे सकता है, या फिर बाजरा के अलावा पर्ल मिलेट भी दे सकता है, तो याद रखना। पल्सेस, 5 टाइप्स ऑफ पल्सेस। पहला चना, ग्राम। उसके बाद तूर दाल वाली, अरहर, मूंग, उड़द और लेंटिल। लेंटिल की जगह वो मसूर भी दे सकता है, ठीक है। तो ये वाली भी चीज़ें भी याद रखना। सो चना, तूर, मूंग, उड़द, मसूर। ऑयल सीड में कौन सी आती है, वो बेसिकली जो ऑयल हम कंज्यूम करते हैं, नॉर्मली ग्राउंडनट ऑयल, लेकिन ये ग्राउंडनट इन अ शेल वाला बेचा जाता है, ठीक है, डायरेक्टली, जिसमें मिट्टी लगी हुई थी वो वाला। सेकंड मस्टर्ड, मस्टर्ड इज ऑल्सो नोन एज रेपसीड। सोयाबीन ऑयल, सनफ्लावर ऑयल, सेसमी ऑयल, ये 5 ऑयल तो नॉर्मली हम खाते ही हैं। उसके अलावा नाइजर सीड का ऑयल भी और सैफ्लावर ऑयल, इसके लिए भी MSP अनाउंस किया जाए। ऐसे 7 ऑयल सीड्स के लिए MSP अनाउंस किया जाता है। कमर्शियल क्रॉप्स, कमर्शियल क्रॉप्स कौन से होते हैं, जिसका नकदी पैसा मिलता है। फॉर एग्जांपल कॉटन, कॉटन के लिए MSP
अनाउंस किया जाता है। इसी का तो हम करंट अफेयर्स देख रहे थे, कपास किसान एप्लीकेशन। कपास किसान किसने डेवलप किया है? कॉटन कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया ने, एमएसपी को इफेक्टिवली इम्प्लीमेंट करने के लिए। उसके बाद कोपरा मतलब कोकोनट, तो ये यहाँ पे दो तरह का रहेगा, ठीक है, मिलिंग वाला एज वेल एज बॉल वाला। बॉल वाला मतलब अंदर वाला, और मिलिंग वाला आपको पता है। उसके बाद डीएस कोकोनट भी यहाँ पे कवर हो जाएगा, और उसके बाद जूट, ठीक है। सो हमने देखा था कि एमएसपी इज परचेज बाय गवर्नमेंट एजेंसीज, जैसे कि फॉर एग्जांपल एफसीआई एट्सेट्रा एट्सेट्रा। तो वही चीज़ें हम नीचे देखेंगे। अभी यहाँ पे टेबल में आपने ऑब्जर्व किया होगा कि फॉर शुगर केन देयर इज़ नो एमएसपी। तो शुगर केन के लिए क्या होता है? एफआरपी होता है, विच इज़ फेयर एंड रेम्यूनरेटिव प्राइजेस। अभी स्टेट गवर्नमेंट को एफआरपी नहीं पसंद आती, तो वो प्राइस और बढ़ा के खुद का प्राइस लाते हैं, जिसको बोलते हैं स्टेट एडवाइस प्राइसेस, ठीक है। तो वो थोड़ा हम नीचे देखेंगे। उसके बाद प्रोक्यूरमेंट प्रोसेस देख लेते हैं स्टेप बाय स्टेप। क्या होती है? एमएसपी अनाउंस होती है बिफोर सोविंग सीजन, उसके बाद सेल होती है, एफसीएस खरीद लेता है, उसके बाद पेमेंट होती है, उसके बाद स्टोरेज होता है, ठीक है। तो यहाँ पे हमने देखा था ये जो डेजिग्नेटेड गवर्नमेंट एजेंसी होती है, ये फार्मर से जो उनका प्रोड्यूस है वो खरीदती है। सो ग्रेन्स के लिए कौन खरीदेगी? एफसीआई, फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया। ये को कब एस्टेब्लिश हुआ था? 1965 में। किसके रिकमेंडेशन के ऊपर? तो एल.के. झा कमेटी। एल.के. झा कमेटी इज ऑल्सो नोन एज फूड ग्रेन प्राइसेस कमेटी, ठीक है। कब बना था? तो 1964 में बना था, और एफसीआई बना था 1965 में। ये कमेटी 64 में बनी थी। पल्सेस और ऑयल सीड्स कौन खरीदते हैं? तो नाफेड खरीदती है, ठीक है, नेशनल एग्रीकल्चर कोऑपरेटिव फेडरेशन वगैरह। कॉटन कौन खरीदता है? तो कॉटन कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया। उसके बाद जूट कौन खरीदा है? तो जूट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया। देयर इज ऑल्सो अनदर एजेंसी फॉर प्रोक्यूरमेंट ऑफ टोबैको, दैट इज टोबैको बोर्ड। लेकिन टोबैको एमएसपी में कवर है नहीं, ठीक है। एमएसपी में 23 क्रॉप से टोबैको कवर है नहीं। टोबैको, सुपारी, अरेका नट वगैरह ये वाली चीज़ें है नहीं। बेसिकली डीमेरिट गुड को बढ़ावा देंगे नहीं। तो हम थोड़ा फेज टू वाइज पढ़ लेते हैं कि एमएसपी के बेनिफिट्स क्या होंगे और एमएसपी के कुछ चैलेंजेस एज वेल एज क्रिटिसिज्म। तो एमएसपी के बेनिफिट्स, पहला अश्योर्ड इनकम, मतलब फार्मर्स को एक गारंटी मिलती है कि भाई उसको एक अच्छा प्राइस मिलेगा, एंड दैट इज़ 1.5 टाइम्स ऑफ A2+FL। तो वो भी एक सिक्योर्ड फील करता है, और डिस्ट्रेस सेल को प्रिवेंट करती है, बिकॉज नो फोर्स सेलिंग एट ए वेरी लो प्राइजेस। फॉर एग्जाम्पल समझिए उसने अनाज उगाया 100 रुपये में, एग्जाम्पल दे रहा हूँ, और उसको बेचना पड़ा 80 रुपये में, तो ये तो नुकसानी वाला धंधा हुआ है, ठीक है। सो इसीलिए डिस्ट्रेस सेल को प्रिवेंट करता है। ये चीज़ें गाँव में होती हैं। फूड सिक्योर, उसके पास फूड सिक्योरिटी भी इंश्योर होती है। फॉर एग्जाम्पल गवर्नमेंट अनाउंस किया कि पैडी के लिए हम इतना एमएसपी दे रहे हैं, तो भाई वही एक उत्तेजना मिलेगी फार्मर को, और वो फूड सिक्योरिटी के लिए भी एक अच्छी चीज़ रहेगी, क्योंकि एक अच्छा खासा स्टॉक हमारा क्रिएट हो जाएगा। उसके बाद इट एनकरेजेस इन्वेस्टमेंट, सो फार्मर्स कैन प्लान बेटर विद द प्राइस सर्टेनिटी। तो ये वाली चीज़ें बेनिफिट में आएंगी, लेकिन कुछ चैलेंजेस एज वेल एज क्रिटिसिज्म से। फॉर एग्जाम्पल इसका रीच लिमिटेड है, हार्डली 6% ऑफ फार्मर्स कैन बेनिफिट। ये थोड़ा ये चेंज होगा, ये इसको थोड़ा देख लेना वेरीफाई करके। उसके बाद रीजनल बायस, मैक्सिमम जो प्रोक्यूरमेंट होता है इट इज़ कॉन्सेंट्रेटेड इन स्टेट्स लाइक पंजाब, हरियाणा एज वेल एज मध्य प्रदेश। सो आप देखना नॉर्मली एफसीआई जब रिक्रूटमेंट करवाती है, तो जो ऑफिसर्स होते हैं या फिर जो एम्प्लॉय होते हैं वो नॉर्मली नॉर्थ इंडिया में ही मैक्सिमम पोस्टेड होते हैं। मेरा एक फ्रेंड भी पंजाब में ही पोस्टेड है, ठीक है। तो यहाँ पर रीजनल बायस तो है ही है। उसके बाद क्रॉप बायस मतलब नॉर्मली 23 क्रॉप्स के लिए तो एमएसपी अनाउंस किया जाता है, लेकिन एफसीआई लाइक एजेंसी सिर्फ राइस, व्हीट ऐसी चीज़ें ही खरीदती है। सो दैट इज़ द क्रॉप बायस। सो दे ओवरली फोकस्ड ऑन राइस एज वेल एज व्हीट। सो यहाँ पे इकोलॉजिकल इश्यूज़ भी आते हैं, क्योंकि राइस प्रोड्यूस करने के लिए बहुत ज़्यादा वाटर, इट इज़ अ वाटर गजलिंग क्रॉप, ठीक है। तो ग्राउंड वाटर भी डिप्लीट होता है, ये वाली भी चीज़ें है। एनवायरमेंट वाली चीज़ें आप कंसिडर कर सकते हो। उसके बाद फिजिकल बर्डन, फॉर एग्जाम्पल एमएसपी अच्छा अनाउंस किया तो उसका ज़्यादा प्रोडक्शन हो जाएगा, ज़्यादा प्रोडक्शन होगा तो वो ज़्यादा खरीदना पड़ेगा, तो वो तो एफसीआई ही खरीदता है, तो एफसीआई को सब्सिडी देना पड़ेगा। तो सब्सिडी कहाँ पे आता है? वो तो एक्सपेंडिचर का भाग है, बजट वाला, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर में। तो इसके हिसाब से रेवेन्यू डेफिसिट दिखेगा तो फिजिकल डेफिसिट दिखेगा, तो फिजिकल डेफिसिट भी बढ़ जाएगा। और फाइनली ये दिखा रहा है कि मार्केट डिस्टॉर्शन भी होता है, बिकॉज इट रिड्यूसेस इंसेंटिव फॉर डाइवर्सिफिकेशन। अगर राइस, व्हीट ही खरीदना है तो बाकी क्रॉप क्यों उगाए हम? तो डाइवर्सिफिकेशन ये डिसइंसेंटिवाइज करता है। यहाँ पे एक कंसेप्ट भी है कॉबवेब साइकिल की, ये थोड़ा देख लेते हैं कॉबवेब साइकिल क्या होता है। कॉबवेब साइकिल मतलब बेसिकली ये फंसने वाली साइकिल है। मतलब गवर्नमेंट अनाउंस करती है एमएसपी फॉर पैडी और व्हीट, तो फार्मर भी पैडी और व्हीट ही उगाने लगता है। लेकिन सभी फार्मर्स अगर ऐसा करेंगे तो उसकी सप्लाई बढ़ेगी, क्योंकि उसका प्रोडक्शन बढ़ रहा है। और आपको डिमांड और सप्लाई का तो खेल पता है कि सप्लाई बढ़ रहा है मतलब उसका प्राइजेस
कम हो जाएगा क्योंकि डिमांड उतनी है नहीं। तो फिर डिमांड किसके लिए बढ़ेगी, क्योंकि इन्होंने तो पैडी और व्हीट ही ग्रो किया है, जो बाकी पल्सेस हो गए या फिर बाकी क्रॉप्स हो गए ऑयल सीड्स वाले वो तो ग्रो किए नहीं है, तो उसका सप्लाई कम हो जाएगा और उसकी डिमांड ज़्यादा बढ़ेगी तो उसके प्राइसेस ज़्यादा मिलेंगे। अभी फार्मर ये ऑब्जर्व करेगा कि यार हमने पैडी और व्हीट ग्रो किया था लेकिन प्राइसेस तो उसके अच्छे मिल रहे, तो नेक्स्ट टाइम वो ग्रो करने लगेंगे, तो फिर पैडी और व्हीट में वो डिस्ट्रेस आ जाएगा। तो ये वाली साइकिल यहाँ पे कंटिन्यू हो जाएगी, इसलिए एक चैलेंजेस और क्रिटिसिज्म में ऐड किया है कॉबवेब साइकिल। तो ये भी एग्जाम में याद रखना, फेज 2 में मेंशन करना है एमएसपी का अगर एग्जाम में क्वेश्चन है तो। उसके बाद एफसीआई तो चीज़ें खरीदती है लेकिन उसको स्टोर भी तो करना है, और उसके लिए उसके पास मैक्सिमम गोडाउन्स होते नहीं है। मैक्सिमम अनाज बाहर ही धूप में सूखा होता है लेकिन हमारा मानसून का गारंटी होता नहीं है, ठीक है। तो सो देयर इज़ अ प्रॉब्लम ऑफ फूड वेस्टेज, वो गीला होकर सड़ जाता है। अब एक तरफ हम फूड सिक्योरिटी की बातें करते हैं लेकिन यहाँ पे फूड वेस्टेज हो रहा है। तो ये चीज़ें आपको याद रखनी है, बेनिफिट्स एज वेल एज चैलेंजेस, ये एग्जाम में लिखना ही होगा। यहाँ पे रिसेंट डेवलपमेंट्स में दिया है कि किसके लिए क्या एमएसपी है, ये प्रीलिम्स के लिए वगैरह इंपॉर्टेंट है, फेज 2 के लिए भी आ सकता है लेकिन वो रिसेंट वाला थोड़ा देख लेना करंट अफेयर्स में। उसके बाद थोड़े न्यू इनिशिएटिव्स भी देख लेते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल हमने देखा कि एमएसपी इज कॉन्सेंट्रेटेड इन नॉर्थ एरियाज़ या फिर हार्डली कुछ फार्मर्स ही उसको प्रोक्योर कर लेते हैं। तो प्रधानमंत्री अन्नदाता आय संरक्षण अभियान पीएम आशा स्कीम लॉन्च करी गई एमएसपी का कवरेज एक्सपांड करने के लिए इन स्टेट्स लाइक्स ओडिशा हो गया, झारखंड हो गया या फिर नॉर्थ ईस्ट में, क्योंकि यहाँ पे भी एमएसपी पे खरीदारी की जाए इसलिए। उसके बाद दूसरा वाला स्कीम है ई नाम नेशनल एग्रीकल्चर मार्केट। अभी फार्मर मोबाइल पे बैठ के भी देख सकता है कि कहाँ पे प्राइसेस अच्छी मिल रही है उसको, ठीक है, उसके हिसाब से वो बिडिंग करके वो अपने अनाज को बेच सकता है। यहाँ पे क्लाइमेट रेजिलिएंट क्रॉप्स अंडर द न्यू एमएसपी, जैसे फॉर एग्जांपल हमने एक इनिशिएटिव लॉन्च किया था श्री अन्न करके, जो मिलेट्स को प्रमोट करता है। अगर मिलेट्स को प्रमोट करना है तो उसके लिए भी एमएसपी इंक्रीज़ करना पड़ेगा, और मिलेट्स वाली कैटेगरी कौन थी हमारी, रागी, ज्वारी, बाजरी, ठीक है। तो इसका भी एमएसपी सिग्निफिकेंटली रेज्ड किया गया है। फॉर एग्जांपल रागी का एमएसपी नियर अबाउट 8 to 10% से इंक्रीज़ किया गया है। उसके बाद देख लेते हैं पॉलिटिकल एज वेल एज लीगल डेवलपमेंट्स क्या हुई है, ठीक है। तो भाई यहाँ पे फार्मर का प्रोटेस्ट आया था 2020-21 में, उन्होंने बोला था कि एमएसपी को एक लीगल राइट बना दो, ठीक है, यहाँ पे उसको स्टैट्यूटरी राइट बना दो, उसका एक एक्ट बना दो, क्योंकि हमने देखा था कि एमएसपी का हार्डली इंप्लीमेंटेशन होता है, कुछ परसेंट फार्मर्स ही एमएसपी पे अपना अनाज बेच पाते हैं, तो बाकी लोगों को तो नुकसान होता होगा। अगर एमएसपी लीगल राइट रहेगा तो हर प्लेयर को, प्राइवेट प्लेयर हो या फिर गवर्नमेंट एजेंसीज हो, उनको एमएसपी पे ही अनाज खरीदना पड़ेगा। लेकिन गवर्नमेंट ने अपना स्टांस क्लियर कर दिया कि एमएसपी विल कंटिन्यू एज ए एडमिनिस्ट्रेटिव मेजर एंड नो लॉ विल बी पास्ड, क्योंकि गवर्नमेंट को फूड सब्सिडी का बर्डन है। उनको पता है कि एफसीआई की गोडाउन में उतनी कैपेसिटी भी नहीं है, अगर नए गोडाउन बनाना है तो उसके लिए नया खर्चा पड़ेगा, तो ये वाला तो खर्चा बढ़ेगा ही बढ़ेगा। एफसीआई ओवर बर्डन या फिर ओवर स्टोर्ड हो जाएगा, तो वो जो कॉस्ट उनको बियर करनी पड़ेगी वो भी ज़्यादा होगी, क्योंकि ज़्यादा अनाज स्टोर करना पड़ेगा, क्योंकि हर कोई एमएसपी पे बेचना चाहेगा। तो गवर्नमेंट का फूड सब्सिडी वाला बर्डन भी कम हो जाएगा, और फूड सब्सिडी का बर्डन कम नहीं हो जाएगा, बढ़ जाएगा। अगर फूड सब्सिडी का बर्डन बन रहा है तो वो फिजिकल डेफिसिट पे डायरेक्टली इम्पैक्ट करेगा, और जो फिजिकल डेफिसिट का जो टारगेट होता है कि हमको ये 4.5 या फिर 3.5% ऑफ जीडीपी से कम करना है, ये वाली चीज़ें होगी नहीं। उसके बाद सुप्रीम कोर्ट में भी देख लेते हैं कि पीएलबी फाइल की गई है टू एमएसपी या लीगल राइट, जैसे कि छत्तीसगढ़ एज वेल एज पंजाब, उन्होंने तो रेजोल्यूशन पास किया है कि दे विल सपोर्ट लीगल एमएसपीज। ओके, कुछ चैलेंजेस एज वेल एज ऑनगोइंग इश्यूज है वो देख लेते हैं। लिमिट एक्सेस फॉर द स्मॉल फार्मर्स, हमारे फार्मर्स हमको कैटेगराइज करते हैं बेसिकली स्मॉल मार्जिनल फार्मर्स एज वेल एज लार्ज फार्मर्स, जो बेसिकली 1 to 2 हेक्टर्स के बीच में होते हैं, दैट इज़ अ स्मॉल फार्मर्स, ठीक है। तो ओनली 15% ऑफ वीट एंड 12% ऑफ पैडी फार्मर्स बेनिफिट फ्रॉम द एमएसपी, ये कौन बोल रहा है, एनएसएसओ का डेटा बोल रहा है। मतलब हार्डली कुछ फार्मर्स है जो बेनिफिट कर पा रहे हैं। जैसे फॉर एग्जांपल गांव के किसान होते हैं, वो शहर जाते नहीं हैं, ठीक है, एफसीआई की गोडाउन्स होते नहीं है गांव में, तो वो प्राइवेट प्लेयर्स को ही बेचते हैं, तो उनको तो एमएसपी का बेनिफिट वैसे नहीं मिल रहा है। जैसे वीट के लिए 2350 एमएसपी अनाउंस की थी, बस उनको 2200 रुपये में अनाज बेचना पड़ता है, तो ये जो डिफरेंस है 150 रुपये का, ये तो नुकसान हो गया ना पर क्विंटल के हिसाब से, तो ये प्रॉब्लम आ जाए। दूसरा है ईस्टर्न स्टेट स्टिल लैग इन द प्रोक्योरमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर, उनके यहाँ पे एफसीआई की एजेंसीज उनका रीच ज़्यादा है नहीं, वो नॉर्थ इंडिया में ज़्यादा है। सेकंड, फिजिकल बर्डन वाला इशू, फूड सब्सिडी बिल ऑलरेडी 2.25 लाख करोड़ के आसपास या फिर उससे ज़्यादा क्रॉस करता है, वे धीरे धीरे कम कर रहे हैं। और दूसरा है वेस्टेज, यहाँ पे जो प्रोक्योर्ड ग्रेन से इसमें से 5 to 10% इट इज़ लॉस ड्यू टू पुअर स्टोरेज फैसिलिटी। तो एमएसपी को लीगल राइट तो नहीं बना रहे, तो उसके लिए फिर स्कीम्स सपोर्ट दिया जाता है, जैसे कि किसान क्रेडिट कार्ड
इसको एमएसपी को लिंक किया गया है। जैसे किसान क्रेडिट कार्ड बेसिकली क्या होता है, दैट इज़ अ वर्किंग कैपिटल फैसिलिटी, जहाँ पे आप क्रेडिट लिमिट यूज़ कर सकते हैं फॉर फार्म रिलेटेड एक्सपेंडिचर एज वेल एज नॉन फार्म रिलेटेड एक्सपेंडिचर। तो इसको लिंक किया है एमएसपी के द्वारा, एमएसपी बेस्ड प्रोड्यूस होगा तो उसके हिसाब से भी उनको लोन मिल सकता है। उसके बाद मैंने आपको ऊपर एग्जांपल दिया था, फॉर एग्जांपल 2350 का एमएसपी अनाउंस किया था वीट के लिए, लेकिन गाँव वाले 2200 में बेच रहे हैं। तो भाई यहाँ पे जो नुकसान हुआ था 150 का, ये तो भाई फार्मर के अकाउंट में डीबीटी कर दो ना। तो यही वाला पायलट प्रोजेक्ट है डीबीटी पायलट। तो तेलंगाना एज वेल एज मध्य प्रदेश में ये चीज़ें हो रही है। These experiments are going on. Farmers receive price difference between the market rate as well as MSP directly into the account. तो अगर ये पॉलिसी सक्सेसफुल हुआ तो ये ओवरऑल इम्प्लीमेंट हो जाएगा। इसी की टाइप की एक स्कीम है भावांतर भुगतान योजना, जो पीएम आशा का ही एक सब कंपोनेंट है। ठीक है, जब हम स्कीम्स पढ़ेंगे तो थोड़ा डिटेल में पढ़ेंगे इन चीज़ को। तो फ्यूचर रोड मैप क्या हो सकता है? तो डिजिटल एमएसपी प्लेटफॉर्म प्रपोज फॉर ट्रांसपेरेंट प्रोक्यूरमेंट। ठीक है, उसके बाद एमएसपी फॉर ऑर्गेनिक एज वेल एज हॉर्टिकल्चर क्रॉप्स अंडर द डिस्कशन। जैसे हमने देखा था सीरियल्स हो गया, ऑयल सीड्स हो गए, कैश क्रॉप या फिर कमर्शियल क्रॉप्स हो गए या फिर पल्सेस हो गए, इन्हीं चीज़ों को प्रमोट किया जाता है। हॉर्टिकल्चर क्रॉप्स को अभी तक प्रमोट किया गया नहीं है, तो इसलिए भी वो सोच सकते हैं। उसके बाद एक्सपोर्ट लिंक्ड एमएसपी शुड ऑल्सो बी एक्सप्लोर्ड। ये एग्जाम में लिखना आप वे फॉरवर्ड में कि एक्सपोर्ट रिलेटेड वाला जो अनाज होता है वो डिफरेंट आएगा, उसके लिए डिफरेंट एमएसपी आएगी, तो फिर वो भी एक इंसेंटिव मिलेगा फार्मर्स को। तो हम समरी पढ़ लेते हैं कि एमएसपी बेसिकली इंक्रीज फॉर ऑल 23 क्रॉप्स, मिलेट प्रमोशन थ्रू हायर एमएसपीज जैसे श्री अन्न, पीएम आशा एक्सपैंडेड टू इंक्लूड मोर स्मॉल फार्मर्स एंड देयर इज़ नो लीगल गारंटी येट बट पॉलिटिकल प्रेशर कंटिन्यूज। तो ये चीज़ें चलती रहेगी। हमने ऊपर एमएसपी पढ़ते वक्त एक चीज़ देखी थी कि 23 क्रॉप्स के लिए तो एमएसपी डिक्लेयर किया जाता है, लेकिन शुगर केन के लिए एमएसपी डिक्लेयर नहीं किया जाता है। फॉर शुगर केन देयर इज़ अ डिफरेंट मैकेनिज्म कॉल्ड एफआरपी, फेयर एंड रेम्यूनरेटिव प्राइसेस। मतलब फेयर क्या होता है कि भाई गन्ने के हिसाब से हम उनको प्राइस देंगे। ठीक है, दैट इज़ अ फेयरनेस। तो ये न्यूज़ पढ़ लेते हैं, कैबिनेट कमिटी ऑन इकोनॉमिक अफेयर्स हैज़ अप्रूव्ड एफआरपी। ठीक है, बेसिकली ये भी कौन अप्रूव करता है? सीसीईए करता है। फॉर शुगर केन फॉर शुगर सीजन 2025-26 दैट इज अक्टूबर टू सितंबर। ठीक है, याद रखना शुगर सीजन कब होता है? अक्टूबर टू सितंबर। और क्या एफआरपी अनाउंस किया है? 355 पर क्विंटल फॉर बेसिक रिकवरी रेट ऑफ 10.25%। रिकवरी रेट थोड़ा नीचे देखेंगे। This will be applicable for purchase of sugarcane by sugar mill from the farmers starting from 1 अक्टूबर 2025। और ये प्रीमियम भी है, थोड़ा बाद में देखेंगे। तो फेयर एंड रेम्यूनरेटिव प्राइसेस क्या होती है? ये मिनिमम प्राइस होती है जहाँ पे शुगर मिल्स वाले को, ठीक है, यहाँ पे गवर्नमेंट एजेंसी जैसे एफसीआई नाफेड काम नहीं कर रही है। शुगर केन या फिर गन्ना कौन खरीद रहा है? तो प्राइवेट शुगर मिल्स वाले खरीद रहे हैं यहाँ पे। सो दे आर लीगली obliged टू पे टू शुगर केन फार्मर्स फॉर देयर प्रोड्यूस। मतलब फार्मर्स अपना गन्ना या फिर गन्ने का ट्रक शुगर मिल्स में लाएगा, शुगर मिल्स उसको एफआरपी पे पैसा देंगे। सो इट वाज अनाउंस बाय हु? सेंट्रल गवर्नमेंट, जहाँ पे डिपार्टमेंट ऑफ फूड एंड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन उसको अनाउंस करता है बिफोर स्टार्ट ऑफ ईच शुगर सीजन थ्रू सीसीईए, कैबिनेट कमिटी ऑन इकोनॉमिक अफेयर्स। तो इसका ऑब्जेक्टिव क्या होता है? वही कि डिस्ट्रेस सेल को प्रमोट नहीं करेगा, फार्मर्स को एक प्रॉपरली फेयर प्राइस या फिर रेम्यूनरेटिव प्राइस मिलेगा और उसको एक स्टेबल इनकम जनरेट होगा। सो एमएसपी से कैसे अलग है ये थोड़ा देख लेते हैं, एग्जाम में पूछ सकते हैं हाउ एफआरपी इज डिफरेंट फ्रॉम एमएसपी। वाइल बोथ आर मिनिमम प्राइजेस दे हैव डिस्टिंक्ट मेथोडोलॉजी। फॉर एग्जांपल यहाँ पे एमएसपी लिए बाहर कौन होता है? प्राइमरी गवर्नमेंट एजेंसी जैसे एफसीआई हो गया, नाफेड हो गया, या फिर कॉटन कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया हो गया, या फिर जूट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, ये वाली चीज़ें आएंगी। लेकिन यहाँ पे बाहर कौन होता है? प्राइवेट शुगर मिल वाले बाहर होते हैं शुगर केन के लिए, गवर्नमेंट एजेंसीज बाहर नहीं करती हैं। लीगल बैकिंग है क्या? नो, नॉट अ स्टैट्यूटरी राइट। एमएसपी इज नॉट अ स्टैट्यूटरी राइट, गवर्नमेंट अनाउंसेस बट इज नॉट लीगली बाउंड टू बाय एवरीवेयर। और यहाँ पे देखिए इट इज़ अ स्टैट्यूटरी अंडर शुगर कंट्रोल ऑर्डर। तो याद रखना है शुगर कंट्रोल ऑर्डर के अंतर्गत ये स्टैट्यूटरी प्राइस है। दे मिल्स आर लीगली कंपेल्ड टू पेड। तो प्राइवेट शुगर मिल्स वाले उतना प्राइस देंगे ही देंगे बेस्ड ऑन रिकवरी रेट। सो प्राइसिंग बेसिस क्या होता है? बेस्ड ऑन कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन फार्मूला, जिसको हम बोलते हैं A2+FL या फिर C2 एंड अदर फैक्टर्स। और हमने देखा था कि एमएसपी इज बेसिकली 1.5 टर्म्स ऑफ कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। ठीक है, और कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन हम कैसे निकालते हैं? हमारा है A2+FL वाला फार्मूला। ठीक है, ये याद रखना। एग्जाम में आया था नाबार्ड के प्रीलिम में कि एमएसपी इज 1.5 टर्म्स ऑफ व्हाट, सो दैट इज द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। और एफआरपी कैसे निकालते हैं? बेस्ड ऑन रिकवरी रेट या फिर रेवेन्यू शेयर फार्मूला। थोड़ा रिकवरी रेट के बारे में देख लेते हैं, सिंपल है। रिकवरी रेट क्या होता है? एग्जाम्पल देख लिए, अगर 100 टन का शुगर केन है, उसको अगर क्रश करेंगे तो 10 टन का अगर शुगर निकलता है,
मतलब 10 टन की शक्कर 100 टन के गन्ने से, 10/100, तो कितना हुआ आपका 10%। तो उसका रिकवरी रेट क्या होता 10%। और गवर्नमेंट बेंचमार्क FRP के लिए कितना रिकवरी रेट है 10.25%। यहाँ पे उसका फॉर्मूला इसलिए क्या है कि रिकवरी रेट इक्वल्स टू kg ऑफ शुगर प्रोड्यूस्ड डिवाइड बाय kg ऑफ शुगर कैन क्रश्ड इनटू 100। तो ये शुगर कितना प्रोड्यूस हुआ, कितना शुगर कैन क्रश करने के बाद, दैट इज अ रिकवरी रेट एंड इट इज एक्सप्रेस इन टर्म्स ऑफ परसेंटेज। अगर रिकवरी रेट 10.25% से ज़्यादा हो गया तो उसको ज़्यादा प्राइस मिलेगा, और 10.25% से लेस हो गया तो कम प्राइस मिलेगा, क्योंकि कम शुगर जनरेट हो रहा है ना। और हमने देखा था कि कितना FRP अनाउंस किया, 355 रुपीज़ पर क्विंटल। तो सिंप्लीफाइड फार्मूला देख लेते हैं। एक्चुअल FRP पेएबल मतलब मिल वालों को कितना पैसा देना है, तो अनाउंस्ड FRP मतलब 355 प्लस अनाउंस्ड FRP इंटू एक्चुअल रिकवरी परसेंट वाला माइनस 10.25, ये बेंचमार्क है अपना, मल्टीप्लाई बाय 0.01 या फिर डिवाइड बाय 100। तो 355 मल्टीप्लाई बाय, जैसे एग्जाम्पल समझिए कि एक्चुअल रिकवरी 10.75 की हुई है, मतलब 100 टन गन्ना क्रश करने के बाद 10.75 kg ऑफ शुगर प्रोड्यूस हुआ है, सो दैट इज़ अ रिकवरी। सो 10.75 माइनस 10.25 डिवाइड बाय 100। तो ऐसे करके अगर कैलकुलेट करेंगे तो 356.77 उसको प्राइस मिलेगा। FRP कितना था 355 था, लेकिन उसका रिकवरी रेट अच्छा था इसलिए उसको ज़्यादा प्राइस मिल रहा था। सो दैट इज इट इज़ अ फेयर एंड रेम्यूनरेटिव प्राइसेस। तो कौन डिसाइड करता है, सेंट्रल गवर्नमेंट। और हमने देखा कैसे, कैबिनेट कमेटी ऑन इकोनॉमिक अफेयर्स। एनफोर्स कौन करता है, तो स्टेट गवर्नमेंट थ्रू प्राइवेट शुगर मिल्स। दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर इंश्योरिंग दैट शुगर मिल्स इन देयर स्टेट पे द FRP टू द फार्मर्स विद इन अ स्टिपुलेटेड टाइम पीरियड, यूजुअली 14 डेज ऑफ ए केन सप्लाई है। क्योंकि भाई अगर ज़्यादा दिन हो गए तो वो जो गन्ने का जूस है वो धीरे धीरे कम होते जाएगा, ठीक है, क्योंकि वो ड्राई होते जाएगा। सो फेलियर टू पे कैन रिजल्ट इन अ पेनल्टीज फॉर मिल, क्योंकि ये स्टैच्यूटरी राइट है ना, स्टैच्यूटरी प्राइस है अंडर शुगर कंट्रोल ऑर्डर। तो चलो फटाफट रिविजन देख लेते हैं इन द फॉर्म ऑफ फिल इन द ब्लैंक्स वाले क्वेश्चन, ठीक है। सो दिस द इज प्री अनाउंस गारंटीड प्राइस एट विच गवर्नमेंट एजेंसीज परचेस क्रॉप्स फ्रॉम द फार्मर्स, ठीक है। तो क्या आंसर आएगा उसका, MSP। MSP इज रिकमेंडेड बाय हु, कमीशन फॉर एग्रीकल्चर कॉस्ट एंड प्राइजेस, एंड अप्रूव्ड बाय हु, कैबिनेट कमेटी ऑन इकोनॉमिक अफेयर्स। हमने देखा था CACP, इसका जेनेसिस कहाँ पे था, तो एग्रीकल्चर प्राइसेस कमीशन कब हुआ था, 1965 में, ठीक है, 1965 में एटलीस्ट, ठीक है। उसके साथ साथ क्या था फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया भी इस्टेब्लिश हुआ था 1965 में। कौन सी कमेटी दी थी, LK झा कमेटी, जिसका नाम था फूड ग्रेन प्राइसेस कमेटी। थर्ड, द प्राइमरी पर्पस ऑफ द MSP इज टू इंश्योर रेम्यूनरेटिव प्राइजेस फॉर द फार्मर्स, ठीक है, रेम्यूनरेटिव प्राइजेस। 4, प्राइस एट विच FCI एक्चुअली प्रोक्यूर्स ग्रेन फ्रॉम द फार्मर इज कॉल्ड प्रोक्योरमेंट प्राइस, क्योंकि वो खरीद रही है ना। डैश इज द टोटल कॉस्ट इनकर्ड बाय FCI, उसको बोलेंगे हम इकोनॉमिक कॉस्ट। इकोनॉमिक कॉस्ट का फॉर्मूला क्या देखा था हमने, यहाँ पे दिया है, इकोनॉमिक कॉस्ट इज कैलकुलेटेड MSP प्लस इनकर्ड कॉस्ट बाय FCI। इनकर्ड कॉस्ट में क्या क्या चीज़ें आती थी, बहुत सारी, ठीक है, आपको पता है। द हाईली सब्सिडाइज प्राइस एट विच FCI सेल्स फूड ग्रेन टू द स्टेट गवर्नमेंट इज नोन एज सेंट्रल इशू प्राइस। ये सब्सिडाइज प्राइस होती है, 1 रुपये किलो, 2 रुपये किलो, 3 रुपये किलो वगैरह वगैरह, ठीक है, हमने पढ़ लिया था ये। नेक्स्ट, सेंट्रल इशू प्राइस इज ए पॉलिटिकल डिसीजन होता है भाई यहाँ पे, ठीक है, एंड इट इज केप्ट अनचेंज फॉर ईयर्स। ये कोई सेंस बनता नहीं इस MCQ का, फिर भी। 9, द करंट सेंट्रल इशू प्राइस फॉर द व्हीट इज 2 रुपीज़ पर kg, ठीक है, एज पर नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट। द फूड सब्सिडी इज अ डिफरेंस बिटवीन डैश एंड डैश। तो मैंने आपको बोला था कि फूड सब्सिडी कब कैसे कैलकुलेट करेंगे हम, इकोनॉमिक कॉस्ट ऑफ FCI माइनस सेंट्रल इशू प्राइस, ठीक है, तो ये आएगा फूड सब्सिडी। सो द फॉर्मूला फॉर कैलकुलेटिंग सब्सिडी पर क्विंटल इज सब्सिडी इक्वल टू दिस माइनस दिस। मैंने बोला था इकोनॉमिक कॉस्ट आएगा यहाँ पे, और यहाँ पे क्या आएगा, सेंट्रल इशू प्राइस। द टोटल एनुअल फूड सब्सिडी बिल मतलब साल का इन लाख करोड़ बेसिकली, ठीक है, फॉर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इज कैलकुलेटेड बाय मल्टीप्लाइंग दिस बाय दिस। तो मल्टीप्लाई क्या था यहाँ पे, वॉल्यूम ऑफ फूड ग्रेन परचेज मल्टीप्लाई बाय सब्सिडी कितना दिया था, तो टोटल सब्सिडी मिल जाएगा हमको, ठीक है। सो FCI ऑपरेट्स ऑन नो प्रॉफिट नो लॉस बेसिस, ठीक है, नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है ये। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया यूजेस FCI टू ट्रांसफर रिसोर्सेज टू फार्मर्स वाया MSP एंड टू बेनिफिशियरीज वाया इशू प्राइस, जैसे नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट PDS के अंतर्गत।
द मैसिव गैप बिटवीन राइजिंग एंड स्टैटिक इज अ मेन रीजन फॉर हाई फूड सब्सिडी बिल। तो फूड सब्सिडी बिल का फॉर्मूला क्या था हमारे पास, इकोनॉमिक कॉस्ट माइनस सब्सिडी। तो क्या राइज हो रहा है, इकोनॉमिक कॉस्ट राइज हो रही है, और क्या कम हो रही है या फिर सेम रह रही है, वो है सेंट्रल इशू प्राइस। डैश इज अ फॉर्म ऑफ मार्केट इंटरवेंशन बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया टू प्रोटेक्ट फार्मर्स फ्रॉम शार्प प्राइस फॉल्स, वही एमएसपी। एमएसपी डिटरमाइंड बाय सीएसीपी। कॉस्ट फॉर्मूला कवर्स ऑल एक्चुअल पेड आउट कॉस्ट लाइक सीड, फर्टिलाइजर, हायर लेबर, फार्म मेकनाइजेशन एटसेट्रा एटसेट्रा। तो क्या था वो फार्मूला A2 का, ठीक है। उसके बाद द कॉस्ट फार्मूला इंक्लूड्स इम्प्यूटेड रेंट एंड इंटरेस्ट ऑन ओन कैपिटल एज वेल एज लैंड। तो ये था C2, ठीक है। C2 मतलब था A2 प्लस इम्प्यूटेड फैमिली लेबर प्लस ये वाली चीज़ें, इंटरेस्ट ऑन ओन लैंड एंड कैपिटल। गवर्नमेंट जनरली एम्स फॉर MSP दैट इज दैट एटलीस्ट 1.5 टाइम्स द A2 प्लस FL कॉस्ट। A2 प्लस FL कॉस्ट मतलब क्या होता है, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। 21. The pricing principle MSP greater than equal to 1.5 times A2 plus FL was recommended by who committee, which committee? तो थे MS स्वामीनाथन कमेटी, ठीक है। MSP अनाउंस फॉर टोटल ऑफ हाउ मेनी क्रॉप्स, 23 क्रॉप्स। और हमने याद रखा था कैसे, 75, 74। 7 क्या था, सीरियल के लिए, 5 फॉर पल्सेस, 7 फॉर ऑयल सीड्स और 4 फॉर कैश क्रॉप्स या फिर कमर्शियल क्रॉप्स। यहाँ पे शुगर केन था क्या, नहीं। For sugarcane, the price guarantee is not called MSP but FRP, long form fair and remunerative prices. It is a key agency responsible for procuring grain. Grain के लिए कौन है, तो FCI है, ठीक है। It is a primary government agency for procuring pulses and oilseeds. Pulses and oilseeds कौन खरीदता है, तो नाफेड खरीदता है। कॉटन कौन खरीदा है, कॉटन कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया। जूट, जूट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया। टोबैको, टोबैको बोर्ड। लेकिन टोबैको इज नॉट कवर्ड अंडर MSP। A major benefit of MSP is that it prevents क्या, डिस्ट्रेस सेल बाय फार्मर। अ की क्रिटिसिज्म ऑफ द MSP सिस्टम इज दैट इट इज नॉट मच रीच, ठीक है। ये कोई फिल इन द ब्लैंक बनता नहीं है। एज ओनली 6% ऑफ द फार्मर्स बेनिफिट फ्रॉम, ये ऊपर से देख लेना। द प्रोक्योरमेंट इज हेवीली कॉन्सेंट्रेटेड इन द स्टेट्स लाइक पंजाब हो गया, हरियाणा हो गया या फिर MP UP वाले चीज़ हो गए, शोविंग अ रीजनल बायस। क्रॉप बायस भी है, हमने देखा था। द हाई कॉस्ट ऑफ प्रोक्योरमेंट एंड स्टोरेज कंट्रीब्यूट्स टू सिग्निफिकेंट बर्डन ऑन गवर्नमेंट, जो सब्सिडी बर्डन होता है। फॉर 24-25 सीजन MSP फॉर कॉमन पैडी वॉज इंक्रीज टू दिस पर क्विंटल, ठीक है। तो 2350 वीट के लिए था और 2300 पैडी के लिए था। दिस स्कीम हैज़ बीन एक्सपांडेड टू इंक्लूड मोर फार्मर्स फ्रॉम नॉन ट्रेडिशनल स्टेट्स। कौन सी थी वो, तो PM आशा, प्रधानमंत्री अन्नदाता आय संरक्षण अभियान। ये देखो, अन्नदाता आय संरक्षण अभियान। आय मतलब इनकम, अन्नदाता मतलब फार्मर, फार्मर की इनकम को सिक्योर करेंगे। टू प्रमोट मिलेट्स और MSP फॉर क्रॉप्स लाइक रागी हैज़ बीन सिग्निफिकेंटली इंक्रीज। तो भाई श्री अन्न था, बराबर, मिलेट्स जैसे कि ये वाला हमारा इनिशिएटिव था। अ मेजर ऑनगोइंग डिमांड फॉर द फार्मर ग्रुप इज़ फॉर ए, क्या मेजर डिमांड है, तो भाई इसको लीगल राइट चाहिए उनको, ठीक है, MSP के लिए। अप्रॉक्सीमेटली दिस % ऑफ द फूड ग्रेन आर लॉस ड्यू टू पूर स्टोरेज। ये पता है, एग्जाम में नहीं है, ठीक है, फालतू है। इन सम स्टेट्स पायलट्स आर टेस्टिंग द मेथड। कौन से स्टेट में है, तो भाई वो तेलंगाना MP जैसे स्टेट में है, कि जो कुछ डिफरेंस आएगा मार्केट रेट और MSP में, वो डायरेक्टली फार्मर के अकाउंट में क्रेडिट हो जाएगा, बेसिकली DBT हो जाएगा। और हमने एक स्कीम भी देखी थी अंतर्गत PM आशा, जिसका नाम था भावांतर भुगतान योजना, ठीक है। सो गाइज, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, इंपॉर्टेंट फॉर फेज़ 1 एज वेल एज फेज़ 2। फेज़ 1 में क्या आएगा, ऑब्जेक्टिव्स आ जाएंगे, ठीक है। वो फेज़ 2 में भी आ सकते हैं बेस्ड ऑन पैसेजेस वगैरह, यही चीज़ें आएंगी। और फेज़ 2 में क्या आएगा, जैसे मैंने बोला था कि नाबार्ड में आया था सिंपल रिव्यू MSP 15 मार्क्स। तो आप अभी पूरा रिव्यू कर सकते हो और 50 मार्क्स से आराम से आपको 10-11 मार्क्स तो मिल सकता है इसमें। ओके गाइज, दैट्स इट फॉर टुडे।